नमस्कार साथियों, आज पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड 100 के आसपास सवाल है हमारे पास। ये वीडियो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी, तो बने रहिएगा क्योंकि इतने सारे खंड, अध्याय, धाराएँ पढ़कर हम उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते जितना अच्छा हम क्वेश्चंस को पढ़ के कर सकते हैं। तो बने रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो भाई ऑप्शन डी सही है, और 9 सितंबर 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ 4 अगस्त 1992 को। मतलब देख रहे हो, 72 से सीधा 92 चला गया है। अभी डेट्स थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई डेट नहीं है बट साल दे रखा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। अभी इस धारा के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि जब से ये चीज़ हुई है जम्मू कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरी बना रखा है उसके बाद का देख नहीं सकते। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएँ हैं? तो 66 धाराएँ हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द परिभाषित है। देखो ऐसा कुछ धारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपसे धारा इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन जो आवश्यक पूछ सकता है वो ज़रूर पूछेगा कि क्या क्या हैं। जानवर जैसी 4 और चीज़ें होंगी जो पूछ सकता है। इस धारा के अंदर ये एक है, धारा नहीं पूछेगा। लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, अब ये सवाल आया हुआ है देखो यूपीएसआई में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3 या 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो पकड़ा गया, कैद में रखा गया, कैद में प्रजनित, यानी कि पकड़ के रखा है, कैद में रख रखा है और कैद में ही वो पैदा हुआ है। तो ऑप्शन ए ही सही है, तीनों सही ऑप्शन है ये। भूमि के अंतर्गत नहीं है पहाड़ भूमि के अंतर्गत नहीं आता। नहरें, संकरी चट्टानें, संकरी खाड़ियाँ, चट्टानें, बोल्डर्स ये आती हैं। दलदल आता है, बल्ले आर्द्र भूमि आती है, लेकिन झीलें आती हैं, सरिताएँ आती हैं, जलाशय आते हैं, पहाड़ नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकती है एक वन्यजीव परिरक्षण निदेशक कहा जाता है। ये शायद ऑप्शन में मिस्टेकनली लिखा है, परिरक्षण निदेशक को नियुक्त किया जाता है और धारा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो धारा 3 के तहत है। 10वां क्वेश्चन, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार और मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में सदस्य होते हैं। अब देखो इस सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ है क्योंकि अब आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष की तरह होता है। बाकी तो देखो उपयुक्त सभी में तो ऑप्शन हटा रखा है, आर्मी स्टाफ का मुख्य ये वो, लेकिन प्रधानमंत्री अध्यक्ष की तरह होते हैं भाई। तो ये सवाल भी बहुत बड़ा बन जाता है। और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, थल सेना अध्यक्ष भी होते हैं, थल सेना के अध्यक्ष है ना, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का भार साधक सचिव, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का भार साधक सचिव, पर्यटन महानिदेशक भारत सरकार, महानिदेशक भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून, ये सब उसमें होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अध्यक्ष की तरह होता है किसका? वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वन्यजीव। टोटल 23 दे रखे हैं बट अब हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का सदस्य नहीं है, जल सेना अध्यक्ष नहीं है भाई, थल सेना है, पर्यटन महानिदेशक है और थल सेना है, प्रधानमंत्री है। वन्यजीव राष्ट्र बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। कोई ये क्वेश्चन मिस भी क्या हो गया होगा शायद मेरे से, एक आधा क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक अपनी सभी शक्तियाँ अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, यानी कि अपनी सभी शक्तियाँ अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। केंद्र की अनुमति, पूर्व अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से। भाई देखो इसमें लिखा राज्य, क्योंकि मुख्य वन जीव अभिरक्षक को कौन बनाता है, कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार करती है। तो भाई वो राज्य सरकार की अनुमति लेगा, केंद्र सरकार अनुमति के लिए उसको, तो भैया मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी करेगा।
और ये 1972 के अकॉर्डिंग चल रही रूल। धारा के सवाल नहीं पड़ेंगे। वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करती है केंद्र सरकार करती है भाई। राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार नहीं, धारा नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं भाई 20 से अधिक, है ना? नहीं, 5 से अधिक नहीं, 10 से अधिक। ओके, ऑप्शन ए सही है, 10 से अनाधिक। समझ रहे हो? 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, 10 होंगे मैक्सिमम। स्थायी समिति उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य में उपाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 10 से अनाधिक सदस्यों की मिलाकर बनेगी। स्थायी समिति का गठन करती है राष्ट्रीय बोर्ड। राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करता है केंद्र सरकार। स्थायी समिति का गठन करेगी राष्ट्रीय बोर्ड। ध्यान रखना भाई। वन्य जीव हेतु राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा की जाती है। धारा 6 को धारा मत पढ़ो मेरे हिसाब से। धारा आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप कितना पढ़ोगे धाराओं के बारे में, क्योंकि आप लॉ का एग्ज़ाम नहीं दे रहे ना, कि आपको वन्य जीव को लेके लॉ का एग्ज़ाम देना है। इट्स यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक का। उसमें क्या है कि उतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं पूछेगा वन्य जीवारक्षण से, संरक्षण से। लेकिन क्या है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में एक रिफ्रेशर की तरह रहेगा कि यार ये सवाल बनते हैं, ये यहाँ से टॉपिक उठाए जाते हैं, ये इसकी करंट है ना? समझ रहे हो? करंट अफेयर नहीं, करंट मतलब इट्स लाइक एक लीनियर फॉर्म में आपको चीज़ें मिली हुई हैं, आपको इसको ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बस पढ़ लिया, कब लागू हुआ था, कितने सदस्य होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा तो आपको इसको टाइम देना ही होगा। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो अगर आप 100 सवाल कर लेते हो तो आई थिंक मैं भी यही पढ़ूँगा फॉर माई एग्ज़ाम। तो लेट्स नॉट डिबेट, पढ़ो। राज्य बोर्ड के सदस्य होते हैं, ये तीनों होते हैं भाई, लिखा है ऑप्शन में। राज्य का मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्र का प्रशासक, मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक। राज्य वन जीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? राज्य वन जीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होगा मैक्सिमम। हाँ, कम से कम 2 बार। देखो ये हर चीज़ का है, देखो लोकसभा का कर रखा है, राज्यसभा का कर रखा है। 2 सत्र होते हैं, इनके भी 2 सत्र होते हैं। तो इस हिसाब से ऐसे ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकार को निषिद्ध किया गया। शिकार देखो नहीं है, देखो ये है, अगर तुम कहोगे तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी डाल दूँगा। शिकार दे रखा है, निषिद्ध किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1, 2, 3, 4 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी का, देखो प्राणी को भी वो कर रखा है, अलग अलग तरह की चीज़ों को डिफाइन कर रखा है ऐसे संरक्षण अधिनियम में। अगर आप गूगल जाके करोगे तो पीडीएफ्स मिल जाएंगी काफ़ी आपको। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आवश्यक ही आपको ये मिल जाएंगी। किसी भी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए फीस का संदाय किए जाने पर मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, ये देखो राज्य लागू करता है, लिखित आदेश द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट किसी वन्यजीव का शिकार करने हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। उपयुक्त सभी शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन, नमूनों का संग्रहण, ये सरकार ऑप्शन देती है कि इन कामों के लिए आप जो है शिकार कर सकते हो। लेकिन भाई लिखित आदेश, परमिट चाहिए कि शिकार करने के लिए, ऐसी चीज़ों को करने के लिए। शिक्षा के लिए हम किसी की मृत्यु कर रहे हैं, देख लो। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन, नमूनों का संग्रहण, प्राण रक्षक औषधियों के निर्माण। अब सांपों को मारा जाता है, उनकी वेनम्स को एंटीडोट के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई हाँ इसका एंटीडोट बनाना है ना। हर तरह के वेनमस स्नेक का वेनम का एंटीडोट बनाने के लिए हमें हर तरह के सांप की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो कई बार सांप तो आप नॉर्मल ऑप्शन हो गए, बिच्छू हो गए, सांप हो गए, जितने भी वेनमस प्राणी हैं, सरीसृप हैं। धारा तो देखो धारा दे रखा है, लेकिन इसमें सवाल होगा। धारा 17A के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी वन भूमि या क्षेत्र से किसी व्यक्ति को वनस्पतियों को खोदने एवं उखाड़ने की परमिट कौन दे सकता है? मुख्य जीव वन जीव अभिरक्षक, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से। समझ रहे हो? ऐसे होता है भाई कार्यवर्ग। कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट वन संपत्तियों की कृषि नहीं करेगा। ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों पढ़ लेते हैं। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक की अनुज्ञप्ति के बिना
राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अनुज्ञप्ति के बिना। मैं तुम्हें एक खास चीज़ बताता हूँ दैट आई बिलोंग टू अ सोल्जर्स बैकग्राउंड, है ना, स्टिल। तो जहाँ मैं देख रहा हूँ ये अनुज्ञप्ति, ये अनुमति, ये पता है कहाँ काम आती है? जहाँ पे पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। बट व्हेन यू आर इन अ प्लेस वेयर माओइस्ट एंड लोग नक्सलिज़्म और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जंगल एरियाज़ का विकास करना आवश्यक है, तो वहाँ पे ऐसे परमिट की आवश्यकता नहीं है, है ना। मौखिक रूप से कार्यक्रम हो रहा है, मौखिक रूप से लोग का जंगलों को मेरे सामने काट रहे हैं। मैंने आज ही देखा था दैट लगभग 200 से ज़्यादा पेड़ों को एक साथ एक ही खेत के लिए काट रखा था। बीघे बीघे एकड़ों में खेत थे। तो आप किसको सवाल उठाओगे कौन खेत काट के गया कौन? क्योंकि भाई देखो गरीब आदमी को खेती करनी है अपने घर चलाने के लिए, कार्यक्रम के लिए, उसके पास ज़मीन अगर ऐसी फ्लैट ज़मीन मिल रही है वो काट रहा है पेड़ों को। फॉरेस्ट विभाग सॉरी फॉरेस्ट विभाग जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि भाई ढूंढता फिर रहा है जंगल में कहाँ पेड़ कटे। अब वो पेड़ कटे ख़त्म भी हो गए, वो लकड़ियों का यूज़ भी हो गया। अब जब जहाँ वो लकड़ियाँ कट के लगी होंगी तो पुलिस वाले जाएंगे निकाल उखाड़ के ले आते हैं। कई बार घरों से निकाल के ले आते हैं, कई बार वो जो बाड़ा बनाते हैं उसमें से ले आते हैं। बाउंड्रीज़ बना लेते हैं गांव के लोग, पूरे गांव में 4 तो घर हैं छोटे छोटे से लकड़ी के, उसको भी कई बार पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस का भी काम है, ये जिम्मेदारी है भाई। तुम सागवान जैसे बड़े बड़े पेड़ों को काट कर अपने लिए घर बना रहे हो, दैट्स नॉट फेयर ना। आप यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हो। ज़मीन की कटाव भी होती है, आपको पता होना चाहिए। जब बारिश आएगी ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ का। चलिए कहानी बहुत सुना दी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग को टेरिटोरियल वाटर के अतिरिक्त किसी क्षेत्र वन्य जीव शरण स्थल घोषित कर सकते। देखो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा डीपली, तो एक प्रीवियस सवाल कर लेते हैं हम। केंद्रीय व राज्य सरकार दोनों, यानी कि पूछ रहा आरक्षित वन क्षेत्र जो भी फॉरेस्ट विभाग के लिए किसी भाग को टेरिटोरियल वाटर के अतिरिक्त किसी क्षेत्र वन्य जीव शरण स्थल घोषित कर सकती है, वो दोनों कर सकती है भाई। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है सरकार के दोनों द्वारा। कलेक्टर की ये पावर कहाँ से आई यार? कलेक्टर कैसे कर लेगा ना, कलेक्टर के पास ये पावर नहीं दी गई है। कलेक्टर कौन होता है, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में तक कलेक्टर कौन होता है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने की शक्ति है उपयुक्त दोनों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, है ना। वन्यजीव अभिरक्षक को कौन करता है लागू? राज्य सरकार करती है। देखो एक सवाल तो मैं याद हो ही गया होगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रावधान है। अब धारा तो मत ही देखो यार, धारा अड़ते देखिए, तो मैं धारा पढ़ना नहीं चाहता। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य घोषित किए जा सकते हैं सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों द्वारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम धारा है, फिर धारा के बारे में नहीं पढ़े। कलेक्टर की नियुक्ति किस तरह? ये हो सकता है सवाल तुम्हारा आ जाए 18B, धारा 18B के तहत कलेक्टर की नियुक्ति होती है। भाई कलेक्टर तो कलेक्टर सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहा, कलेक्टर के और भी काम है जो कई बार एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। जैसे एक राज्यपाल को दूसरे राज्य की जिम्मेदारी मिलती है ना, तो ऐसे ही कलेक्टर्स को वो एक राज्य का, ज़िले का एक तरह से अच्छा खासा मतलब प्रशासक की तरह होता है, ठीक है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो जुडिशरी का काम ज़्यादा देखता है ना, उसको लॉज को ज़्यादा डिफ़ाइन करता है। छोटे सत्र न्यायालयों के जज की तरह काम करता है वो, वहाँ पे उसके समक्ष जो भी चीज़ें प्रस्तुत की जाए, मतलब जो भी तरीका है उनका, यार इतना नहीं पता मुझे। लेकिन कलेक्टर का काम भौतिक और भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। लेकिन देख लो कलेक्टर की नियुक्ति वन्यजीव संरक्षण की अधिनियम की धारा 18B के तहत की जाती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारों के विनिश्चय की शक्ति होती है कलेक्टर के पास। अब देखो क्या लिखा, अभयारण्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारों के विनिश्चय की शक्ति होती है कलेक्टर के पास। भाई देखो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और वन निरीक्षक है, अधीक्षक है, और वन परिरक्षक है। अब देखो सारा काम जो है एक आदमी पे नहीं डाला जा सकता है, तो अलग अलग आदमी को अलग अलग कार्य दिया जाता है। कभी भी देखो कि आपको लगेगा यार ये क्यों कर रहा है, ये वही कर लेता है, ये ऐसा ही हो जाता है। नहीं नहीं नहीं,
हमेशा जो हमारा फेडरल सिस्टम है इसमें ऐसी चीज़ें ऐसे बनाया गया है कि कार्यों को हमेशा बांटा गया है, जिम्मेदारियों को अलग अलग आदमियों को बांटा गया ताकि वो अलग अलग आदमी अपना अपना काम कर सके। क्यों 10 तरह की पोस्ट होती हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सबका एक अलग अलग काम है। कांस्टेबल्स की पेट्रोलिंग का काम है, या सिक्योरिटी का काम है, संरक्षण का काम है, ठीक है, अलग अलग विभाग है। हेड कांस्टेबल अलग चीज़ देखेगा, एएसआई अलग देखेगा, सब इंस्पेक्टर अलग देखेगा, इंस्पेक्टर्स अलग देखेंगे, डीएसपीज अलग देखेंगे। ये काम इस तरह से बटे हुए हैं। तो कभी भी इस चीज़ में शक मत रखना। अब धारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कलेक्टर की शक्तियों में शामिल नहीं है, कब्जा करने की शक्ति नहीं है भाई। देखो एकदम करेक्ट सवाल है, बढ़िया, एकदम लोकल सवाल होता है, मतलब समझ रहे हो, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। कभी भी आप पेपर उठा के देखोगे आपको लगेगा यार सवाल तो बड़ा आसान है, ऑप्शन कठिन है, खाने की, सब ये करने की, वो करने की, दीवार तोड़ने की, बिना अनुमति के तलाशी की। तो अब देखो भाई, कलेक्टर की शक्तियों में शामिल क्या क्या शामिल है? किसी भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति है, देख रहे हो, मैंने ये बोला था अभी। सर्वेक्षण करने की शक्ति है, नक्शा बनाने की शक्ति है, लेकिन कब्जा करने की शक्ति नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियाँ वर्णित है। देखो ये मत पढ़ो, धारा 23, फिर भी मेरा जन्मदिन है, धारा 23 तारीख 23 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो बता सकता हूँ मैं, मुझे याद रहेगा। कलेक्टर द्वारा अर्जन कार्यवाही को पूरा होने के लिए समय सीमा है 2 वर्ष। इसका मतलब नहीं समझा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभयारण्य में प्रवेश निषेध का प्रावधान है, धारा 27, नहीं धारा नहीं पढ़ेंगे। विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयोजनों का अभयारण्य में प्रवेश करना या निवास करने के लिए अनुज्ञा पत्र दे सकेंगे भाई मुख्य वन्य जीव रक्षक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28 के अनुसार विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष प्रयोजन क्या हो सकता है ना? किसी चीज़ की नई उद्घाटन हो रहा है, कोई मेला लगा है, कोई नई चीज़ हो रही है, कुछ मंत्री आ गए हैं, तो विशेष प्रयोजन हो रहे हैं। कोई शादी का कोई फंक्शन करना चाहता है, कोई भंडारा करवाना चाहता है, हर चीज़ का एक नाम है, लेकिन किसी चीज़ को संज्ञा देना अलग चीज़ है। कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है, कोई करोड़ों का कर सकता है, समझ रहे हो? भंडारा समझो, मुझे भंडारा नहीं, पूड़ी सब्जी आलू बटरा, बड़ा भी हो सकता है भाई कुछ। तो निवास करने के लिए, प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञा पत्र मुख्य वन्यजीव संरक्षक दे सकेगा। चलो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम 50 क्वेश्चन करेंगे। आखिरी के 10 क्वेश्चन। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है उपयुक्त सभी के लिए, पर्यटन के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वन्य जीवों पर अध्ययन के लिए। देखो ये पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा ना, वरना आपकी तो भौतिक जो जानकारी है वो तो सिर्फ इतने भी रह गई भंडारे और शादियों में, लेकिन असली काम देखो वन्य जीवों पर अध्ययन के लिए, स्टडीज़ के लिए, है ना, फोटोग्राफी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पर्यटन के लिए तो ज़्यादा हो रहा है, पर्यटन से पैसा आ रहा है ना लोगों को। उपयुक्त सभी के लिए भाई। अब अभ्यारण्य में आग प्रज्वलित करना निषिद्ध किया गया है भाई, ये पढ़ लो। धारा 30 के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002-1972 दोनों में ही है, अब यही दे रखा होगा, उसका नाम बदला गया था 1972 वाले का। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 2002 में, और 3 में लागू हो गया था वो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य में हथियारों के साथ प्रवेश निषिद्ध है भाई, धारा 31। 30 के तहत आग लगाना, 31 हथियार के साथ, मतलब हथियार का लेके जा रहे हो, मतलब शिकारी करोगे ना, आपको कीड़ा चढ़ाएगा वो 6 किलो की राइफल कंधे पे ढोने। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य में हानिकारक पदार्थ के उपयोग का प्रतिबंध, अब ये 32 में होगा। अभ्यारण्यों का नियंत्रण में प्रबंध करता है मुख्य वन्यजीव संरक्षक। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है मुख्य वन्यजीव संरक्षक। और क्या, अब ये देखो तुम नॉर्मल सी चीज़ है, राज्य सरकार लोकसभा अध्यक्ष को तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष नहीं बना सकती ना, निदेशक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन निदेशक भी बड़ा पद है भाई। धारा नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार। सामुदायिक आरक्षित प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। सामुदायिक
अभी ये तो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता होगा या राज्य सरकार द्वारा। देखो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, पढ़ लो भाई, 10 होते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य होते हैं 10। देखो सवाल हमारे पास और भी हैं, लेकिन ये वीडियो हो चुकी है 20 मिनट की, और इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं बहुत बेहतरीन, ताकि आपका पर्यावरण कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। टिल देन, अगर आपको कोई और डाउट है और आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दो अपने UPSI वाले दोस्तों के साथ और रिवाइज़ कर लो। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विवेक है और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।